गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि रासायनिक बलगति चैप्टर 4 पढ़ा रहे थे, आपको शून्य कोट की अभिक्रिया के व्यंजक पिछली क्लास में हो अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर पढ़ाए थे। आज उसकी कुछ थ्योरी बाकी है, वो लिख लो। इसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं चैप्टर 4 की। ठीक है, तो हेडिंग डालो अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग कहीं कहीं पूछ देता अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, तो हेडिंग डालो अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया का वेग लिखिए। अभिक्रिया के वेग में लिखो वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तित होता है। अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। नई लाइन से लिख लेंगे। यदि सूक्ष्म अंतराल dt में अभिकारक के सांद्रण में dx परिवर्तन हो तो अभिक्रिया का वेग बराबर dt/dx होता है। मतलब अभिक्रिया का वेग dx/dt होता है। x ऊपर लिख लेना मंफी, dt नीचे, क्योंकि समय अपॉन में आता है dx/dt। ठीक है, अब हेडिंग डालो नेक्स्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। 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 देखो पहली हेडिंग, सांद्रण का प्रभाव। कारक इसके कई होते हैं। नंबर 1 लिखो सांद्रण का प्रभाव। एक एक लिखते चलो, कई होते हैं। ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, और उसके बाद उत्प्रेरक का प्रभाव। तो लिखो सांद्रण का प्रभाव में लिखिए निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर, निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से वेग बढ़ता है। क्योंकि अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ जाने से, अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ जाने से अणुओं
अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग लो दूसरा नंबर, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव लिखिए। ताप की वृद्धि से सक्रिय अणुओं तथा प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। देखा। तीसरी हेडिंग लो, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। कई कारक होते हैं क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले, 4 लिखवाएंगे, 6-7 होते हैं, 4 आपको याद करना। लिखो दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, दाब बढ़ने से गैसीय अणु निकट आ जाते हैं। दाब बढ़ने से गैसीय अणु निकट आ जाते हैं। दाब बढ़ने से गैसीय अणु निकट आ जाते हैं। निकट आ जाते हैं, जिससे उनके परस्पर टकराने की संभावना बढ़ जाती है। टकराने की संभावना बढ़ जाती है और वेग बढ़ जाता है। और वेग बढ़ जाता है। और वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ जाता है। चौथा नंबर, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव। 4 नंबर हेडिंग है, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव लिखिए। उत्प्रेरक अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर देता है। उत्प्रेरक अपक्रिया का सक्रिय अणुओं का मान कम कर देता है। सक्रिय अणुओं का मान कम कर देता है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। 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 ठीक, 2-3 हेडिंग बची हैं। अब लिखो नेक्स्ट, सक्रिय ऊर्जा। नेक्स्ट हेडिंग, सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा। अब इसको सुरक्षित रखना बेटा, पेपर में लेना नहीं पड़ेगा। लिखो सक्रिय ऊर्जा में, लिखो अभिकारक अणुओं के लिए, अभिकारक अणुओं के लिए वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा
अभिकारक अणुओं के लिए वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं की अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय ऊर्जा को जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। जूल प्रति मोल या कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। सक्रिय ऊर्जा को जूल प्रति मोल या कैलोरी प्रति मोल से व्यक्त करते हैं। कैलोरी प्रति मोल से व्यक्त करते हैं। फार्मूला लिख लो। सक्रिय ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस टक्करों से पूर्व निहित ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालो ताप गुणांक। इंपॉर्टेंट लिख लेना ताप गुणांक। लिखिए ताप गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस अंतर के 10 डिग्री सेल्सियस अंतर के दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। 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 वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहलाता है। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक कहलाता है। ठीक, सूत्र लिख लो। ताप गुणांक बराबर T + 10 समय प्लस यानी T + 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन T डिग्री सेल्सियस। T + 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान मतलब T + 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान सवाल में दिया होगा। वेग स्थिरांक का मान अपॉन T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान। दोनों के मान अलग अलग हैं। एक T + 10 डिग्री सेल्सियस, एक T डिग्री सेल्सियस, दोनों के वेग स्थिरांक दिए होंगे तो हम लोग ताप गुणांक को लगा देंगे। इस तरह से आपका सक्रिय द्रव्यमान चैप्टर समाप्त होता है। एक थ्योरी है वो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी, दोबारा भी दे दी है, उसको पढ़ लो। कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान, पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, याद हो तो, जिसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अभी उस पर सवाल लगाएंगे। सक्रिय द्रव्यमान हेडिंग डालो।
सक्रिय द्रव्यमान। लिखिए सक्रिय द्रव्यमान में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में ग्राम अणुओं की संख्या को, ग्राम अणुओं की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। लिखा, फार्मूला लिख लेंगे। कैपिटल ए बराबर एक ग्रामों की संख्या, एक ग्रामों की संख्या, जी का मतलब ए का अणु भार और पूरे का बटे आयतन लीटर। नोट कर लो, कैपिटल ए बराबर एक ग्रामों की संख्या बटे ए का अणु भार पूरे का बटे आयतन लीटर में, पूरे का बटे आयतन लीटर में। ठीक, इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट होता है चैप्टर। ये फार्मूले पर सवाल अभी बताए दे रहे हैं। कल सबको प्रथम कोट की अपक्रिया, शून्य कोट की अपक्रिया के सूत्र और अर्धायुकाल का सूत्र याद करके आएंगे और इसका व्यंजन भी करके आएंगे। ना समझ में आए तो बता दें, दोबारा बता देंगे। इसके बाद आपको कल न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे पूरे काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के। आज हम आपको सक्रिय द्रव्यमान के सवाल बता रहे हैं। ठीक है, फिर इसके आगे कल आपको प्रथम कोट की अपक्रिया का सवाल बताएंगे। एक दो सवाल आपसे प्रूवमेंट भी करवाएगा। ठीक है, कल आपको आगे करवाएंगे। तो आज एक सवाल लिखिएगा। पहला सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है H2 की सांद्रता 1 ग्राम प्रति लीटर हो तो, H2 की सांद्रता 1 ग्राम प्रति लीटर हो तो 1 ग्राम प्रति लीटर हो तो उसके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। सवाल कह रहा है 1 ग्राम H2 की मात्रा, क्या कह रहा है, 1 ग्राम H2 की मात्रा 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम प्रति लीटर H2 का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ये सवाल। सबसे पहले आपको सक्रिय द्रव्यमान को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? सूत्र होता है बेटा 1 ग्रामों की संख्या, अभी लिखवाया है, बटे ए का अणु भार, ए का अणु भार पूरे का बटे आयतन लीटर, पूरे का बटे आयतन लीटर। हमने सवाल लिख दिया 1 ग्राम प्रति लीटर H2 का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करो। सक्रिय द्रव्यमान को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला का कैपिटल ए बराबर 1 ग्रामों की संख्या बटे ए का अणु भार पूरे का बटे आयतन लीटर में। तो सुनो, कैपिटल ए बराबर 1 ग्रामों की संख्या कितनी दी बेटा? 1 ग्राम दी है। देख लो 1 ग्राम बटे ए का अणु भार मैंने H2 का अणु भार कितना है? 1 गुणा 2, 2 आएगा। हाइड्रोजन दिया है, देखो H2, 1 गुणा 2 तो अणु भार कितना आ जाएगा? 2। फिर पूरे के बटे आयतन प्रति लीटर कह रहा है, यानी कि 1 लीटर। अगर इसी कह देता 500 मिली तो 1000 से बाद 1 लीटर बनाते, तो प्रति लीटर कह रहा 1 से 1 में किसी संख्या में भाग दो बदलेगा, तो 1 बटे 2 आ गया, यानी 0.5 मोल प्रति लीटर। ना समझ में, दूसरा सवाल एक और समझ में आ जाएगा। 6.8 ग्राम अमोनिया को 200 मिली जल में घोला गया,
जल में घोला गया। 6.8 ग्राम अमोनिया को 200 मिली जल में घोला गया। अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। सुनो बेटा, यहाँ पर सूत्र आपको पता है, कैपिटल A बराबर 1 ग्रामों की संख्या बटे A का अणुभार, A का अणुभार पूरे का बटे आयतन लीटर। कैपिटल A बराबर 1 ग्रामों की संख्या बेटा कितनी दी है? 6.8 ग्राम। एक अणुभार अमोनिया का अणुभार 14 नाइट्रोजन का, 3H का 17 हो गया। 200 मिली जल में घोला गया तो 200 बटे 1000 मिली से लीटर बनाओगे। बाहर का गुणा 6.8 गुणा 1000 और 17 गुणा 200, अंदर का गुणा। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ा दो, या भी ना हटाओ दशमलव। 200 पंचे 1000 और 17 चौको 68, 0.4 आ गया। 5 चौको 20, एक अंक बाद दशमलव, 2 मोल प्रति लीटर आंसर। कितना आ गया? 2 मोल प्रति लीटर आंसर। आप सक्रिय द्रव्यमान के लगाएंगे, कल प्रथम कोट के क्रिया के हम बाकी सवाल लगवा देंगे। जो ना है पूछ सकते हैं कल, ठीक है।